वेलकम फ्रेंड्स, चैनल इकोनॉमिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप कुशल होंगे और घर में बैठकर, क्योंकि कोविड का माहौल है, कोविड बहुत ही खतरनाक स्थिति में, भयावह स्थिति में है, तो अपनी जान की सुरक्षा करते हुए आप घर में रहें, घर में रहकर और सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अभी का माहौल बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर घूम सके। दोस्तों, इंतजार का फल मीठा होता है। कुछ दिन पेशेंस रखिए, घर पे बैठ के आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, दूसरों को ही बचाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए। और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप, चैनल के माध्यम से आप अभी तत्काल जो भी ऑनलाइन क्लासेज है उसका आप लुत्फ उठाइए। और उसको आप अभी अभी ऐसा समय है कि आप घर पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। अपना जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ताकि इस महामारी के समय में, खासकर आपदा को जो अवसर में बदलने की बात की जा रही है, तो इस आपदा को आप अपने एजुकेशनल अवसर में बदल सकते हैं। आप चाहे तो बहुत ऐसे स्टडी की चीज़ें हैं जो आपके मन में रहती है, भागम भाग दौड़ ज़िंदगी में आप नहीं कर पाते हैं, उसको आप करिए। दोस्तों, ये चैनल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसका तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने अभी तक, जो भी अभ्यर्थी जो नए जुड़े हैं या पुराने हैं, जिन्होंने चैन गाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाइए, चैन गाइस टाइप कीजिए और चैन गाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक पहले पहुंचेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। इतना ही नहीं, आप इस लिंक को अन्य दोस्तों के साथ, जिज्ञासु स्टूडेंट के साथ, और भी अभ्यर्थी बहुत लोग हैं जिनकी पहुंच अभी तक चैनगढ़ तक नहीं है या हमारी पहुंच अभी तक नहीं है, तो आप अपने माध्यम से इसको विभिन्न सोशल साइट्स जो है उनके माध्यम से आप उन तक लिंक इसका शेयर कीजिए। उनको बताइए कि चैनगढ़ पर उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, वो भी अभी तत्काल जरूरत है कि वो भी घर पे बैठ के इसका लुत्फ उठा सके, क्योंकि नेट जो है सभी के पास होते हैं और इंटरनेट का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि हमने इस चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर भी एनसीईआरटी डिजिटल फॉर्म में हमने पढ़ाना शुरू किया था और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिला है, आप लोगों का सहयोग मिला है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह बने रहें और अन्य भी जो भी अभ्यर्थी हैं, जो इच्छुक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य एक दिवसीय जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, तो उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इसमें हमने मैंने क्लास 6 और क्लास 7 को लगभग कवर कर दिया है। लगभग क्या मतलब, संपूर्ण रूप उसको दे दिया गया है और हमने वो पूरा अध्याय हमने कवर कर लिया था। अभी हम लोग क्लास 8 जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें चैप्टर 1 हमने करा दिया था, चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, समय बिना व्यतीत किए चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में थोड़ा मैं समझाऊंगा भी और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है इसको बढ़िया से समझ जाए, आपको अन्य सोर्स के पास नहीं जाना पड़े, अन्य सोर्स से सर्च नहीं करना पड़े। देखिए, इसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए, मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में पहले पिक्टोरियल और एक कथानक के माध्यम से बताया जाता था। चैप्टर 6 और 7 में हमने उसी स्वरूप में पढ़ा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ शब्द के स्टैंडर्ड भी इसमें बढ़ाए जा रहे हैं और इतिहास भी चाहते हैं कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा जागरूक हो जाए, थोड़ा आपकी समझ, इतना वो मान के चलते हैं कि आपकी समझ डेवलप हो चुकी है और आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस वो एग्जामिनेशन निकालने के लिए, एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ते हैं। लेकिन अब जो आप स्टडी करेंगे वो आप कंपटीशन की तैयारी के लिए कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा आपको देनी है, तो रिटन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना, ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें। तो आप उसके तहत अध्ययन कीजिए और इसको थोड़ा समग्रता से लीजिए, इसको मजाक में नहीं लेना। आप इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप क्लास के साथ जुड़ रहिए। जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि अभी हम ये चैप्टर 2 पढ़ के क्या करेंगे, मेरा चैप्टर क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी छूट गया, उनको परेशानी होना है। वो बाद में जाके इसके चैनगढ़ आईएएस के लिंक में जाके चैनगढ़ आईएएस में जाएंगे और वहाँ पर जो प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में वीडियो के प्ले लिस्ट सेक्शन में देखेंगे एनसीईआरटी वीडियो पड़ी हुई है, वो बाद में समय निकाल के अपनी सुविधा के अनुसार वो उसको देख सकेंगे। और देखने के बाद कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, पूछने में कोई बुराई नहीं है और सवाल पूछना आपका अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपको जो भी सवाल के मन में शंका उत्पन्न हो रहा है विषय के प्रति, उस विषय वस्तु को हम समझा के आपको बताएं। दोस्तों, अब हम बात करें, हमने मध्यकालीन प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी हमको जानकारी देनी है, उसमें ज़्यादा विस्तृत लेवल पे हमको पढ़ाना नहीं पड़ता है, तो इसमें हम
एनसीईआरटी की तरह ही चले। जब स्पेसिफिक टॉपिक में आएंगे एनसीईआरटी में तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि हमें एनसीईआरटी की तरफ से सिर्फ सूचना दी जा रही है कि हमें ये कवर करना है। तो अब हम डायरेक्ट मॉडर्न इतिहास में जा रहे हैं, मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न इंडिया में जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया में देखिए यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। खासकर हमने मुगल बादशाह का मैंने पतन हमने पढ़ लिया है, किस प्रकार मुगल जो है शासन है उसका अंत हो जाता है, उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं अयोग्य साबित होते हैं, और कंपनी का वर्चस्व उस पर धीरे धीरे किस तरह कंपनी ने अपना वर्चस्व उस पर स्थापित कर लिया, उसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपको पता है कि 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। तो उसमें हमने बात किए थे, हमने क्या बात की थी, अवध के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी, पिछले अध्याय में। अवध, हैदराबाद और एक और नाम बताइए आप। अवध, हैदराबाद और बताइए एक और नाम बताइए, याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, बंगाल। ठीक है, तो इनमें मैंने बताया था कि यहाँ पर उन्हीं मुगल वंश के अंदर मुगल प्रशासन में ही उच्च पद पे थे, और इन्होंने क्या किया, जैसे उत्तराधिकारी उससे कमजोर साबित थे, उन्होंने स्वतंत्र राज्य की तरह इन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके पास क्षमता थी और उन्हें नेतृत्व क्षमता थी, तो उन्होंने अलग राज्य की स्थापना कर दी। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रह सकी, चूंकि क्षेत्रीय शासक जो है उन्हीं के राजस्व के सोर्स पर केंद्रीय शासन चलाया जा रहा था किसी कमोबेश। अब केंद्रीय शासन के पास खजाना जो है खाली है, और सहयोगी जो पार्टनर्स है उसके, या उनके जो सामंत थे, उनके सूबेदार थे, वो अब उनके अधीन काम नहीं कर रहे, वो स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं। तो आप मान के चलेंगे कि समय आएगा जो केंद्रीय शासन दिल्ली तक सिमट के रह जाएंगी। तो इसमें इसका कारण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजपूत शासक भी उन्होंने समय उनको मिलते ही उत्तराधिकारी देखे कि कमजोर है, मुगल वंश का नेतृत्व कमजोर है, तो उन्होंने क्या किया, वो भी स्वतंत्र बिहेव करने लगे। यहाँ जाटों की बात की जा रही है, मराठों की बात की जा रही है। जाटों मराठों ने भी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत के तो राज्य पहले से ही यहाँ पर जागीदारी संकट से गुजर रहा है, और बार बार दक्कन के प्रदेश में औरंगजेब के समय से ही दिक्कतें देखने जाने लगी थी। तो वहाँ भी जो क्षेत्रीय शासक जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने हो। तो इस तरह देखें कि जो मुगल का जो आपने देखा था मैप में, मैंने दिखाया था कि मुगल का जो विस्तृत दायरा है यहाँ से लेकर पूरा अफगानिस्तान मतलब इंडिया के बाहर तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ पार्ट तक, वो दायरा कहीं ना कहीं दिल्ली के छोटे से प्रदेश तक सिमट गया था। उसका कारण है नेतृत्व विहीनता। ऐसा कोई नेतृत्व औरंगजेब के बाद नहीं आया शक्तिशाली नेतृत्व जो अपना प्रभाव स्थापित कर सके, बशर्ते कि उन पर ही गुटबाजी शुरू हो गई ईरानी तुरानी लोगों ने, और राजपूत जो शासक थे उनके अधीन बड़े बड़े सूबेदार थे, उन्होंने भी कम से कम गुटदारी करके वहाँ पर गुटबंदी शुरू हो गई मुगल दरबार में। और किसी न किसी तरह आप देखेंगे उत्तराधिकार जो है वहाँ शासक जो है दिन प्रतिदिन छीन होते चले गए, शासन पत्ति खत्म हो गई, और इन्होंने स्वतंत्र बिहेव शुरू कर दिया। और यहाँ पर सामंती सिस्टम है जो अलग उसका स्वरूप देखने को मिला। पूरे भारत में क्षेत्रीय शासन का उदय हुआ, बहुत सारे संघर्ष आइसोलेशन का ये समय था। ठीक है, अब बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध मतलब बाद, राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। कि आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आप जानते हैं कि वहाँ पर ब्रिटिश में जो कंपनी बनाई गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनका मुख्य जो पहला उनका उद्देश्य था कि वो ये व्यापार के केंद्रित थे, व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, और वो उनकी दिलचस्पी ज़्यादा शासन में नहीं थी। लेकिन जैसे वो उन्होंने मौका देखा, उनको लगा कि नहीं, शासन के माध्यम से और ज़्यादा औपनिवेशिक पकड़ बना सकते हैं, तो उन्होंने शासन स्थापित करने के लिए जी जोड़ जान लगा दिया। और वहाँ उन्होंने क्या किया, अपने मस्तिष्क का भरपूर उपयोग किया, और किसी प्रकार क्षेत्रीय शासन को एक दूसरे से लड़ा कर कूटनीति कर करके, और उन्होंने एक ऐसा समय आया जब अपने साइंस टेक का विकास होता है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, तो उनका लाभ उठा के वो कहीं ना कहीं मुगलों को अधीन कर लेते हैं, और भारत के सर्वेसर्वा बन बैठते हैं। उसकी कहानी तो आप आगे जानेंगे ही। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के साई में बैठे, इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ, हमें उसी की बात करनी है। यहाँ देखिए एक चित्र है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की जाती है। देखिए कितना मार्मिक दृश्य है कि वो बहादुर शाह जफर को जो है मुगल वंश के कम से कम यहाँ भारत की सत्ता के प्रतीक हैं, उनको गिरफ्तार करके लिया जा रहा है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का वह तो बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला, और इनको रंगून निवासित कर दिया गया।
यहाँ यहाँ ये दृश्य जो है अपने आप में आप बहुत ही ज़्यादा ये है भयावह है। देखिए किस प्रकार इनके सामने इनके बेटों को मार दिया गया क्योंकि कोई उत्तराधिकारी न रहे और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, तो इनका अंत भी बहुत ही मार्मिक हुआ है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आपने ब्रिटिश भारत, यहाँ ब्रिटिश है, ब्रिटेन का को आप ध्यान से देख रहे हैं। और ब्रिटिश आइसलैंड से देखिए किस प्रकार व्यापारिक मार्ग के जरिए मार्ग दिखाया गया है। यहाँ से केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से ये आते हैं, फिर यहाँ से ये कहाँ उतरते हैं, कालीकट मद्रास यहाँ उतरते हैं। और फिर धीरे देखें कि बाद में जब मार्ग बनता है फिर यहाँ से कुछ जो है यहाँ पर एक दे रहे हैं, यहाँ पर कैंटोन जाते, कैंटोन कोई सौदागर उतरता है। फिर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि बाद में इन इन स्थल मार्ग के द्वारा भी कुछ लोग मुंबई में आते हैं, कुछ इस मार्ग के द्वारा यमन की यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप स्वेज जनरल नहीं बना हुआ, बाद में स्वेज जनरल का निर्माण होता है, वो मैं कक्षा बाद में बताऊंगा आपको। स्वेज जनरल निर्माण का भी एक दिलचस्प पहलू है, उसका निर्माण जो है फ्रांस और ब्रिटेन की पूंजी से होता है। तो स्वेज जनरल का राष्ट्रीयकरण बाद में कर्नल नासिर के द्वारा कराया था, तो बहुत विवाद का समय, लेकिन बहुत बाद में बना है। उससे पहले अदन की खाड़ी, इस प्रकार के जो भी खाड़ी है उन पर ज़्यादा नियंत्रण किसी का नहीं होता है। और कहीं न कहीं यहाँ से समुद्र मार्ग, स्थल मार्ग के द्वारा ये इस खाड़ी को पार करते हुए यहाँ पर ये बम्बई के तट पर आते हैं। तो ये व्यापार का एक नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शा में दिखाया गया है किस प्रकार पहले जो है व्यापारी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी बहुत सारे कंपनी जो है फ्रेंच आते हैं, यहाँ पर डेनिश कंपनी आती है, पुर्तगीज आते हैं। तो ये लोग किस प्रकार यहाँ आते हैं उसकी कहानी इसमें दिखाई, लेकिन हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिला। पूरब से मतलब यहाँ से देखिए आप, भारत यहाँ के नक्शा से आप देखेंगे, यहाँ से जो है ये पूरब में ही पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि हम जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो यहाँ से देखिए भारत जो है पूरब दिशा में है, तो इसलिए पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार उनको प्राप्त हो जाता है, सनद मिल जाता है। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब एक कंपनी जो है कुछ मुनाफे का लाभ जो उनको होगा, उनको महारानी को सुपुर्द करेंगी, और कंपनी ने एक इजाजतनामा ले लिया, करारनामा करा दिया कि हमारे अलावा और कोई भी कंपनी यहाँ पूरब में व्यापार नहीं कर सकेंगी। तो ये चार्टर का एक नियम था, बाद में उसको और बढ़ाया जाता है 20 सालों के लिए। यहाँ देखिए इस चार्टर को के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। मोनोपोली अगर रहेगा तभी वो ज्यादा कमा पाएंगे। अगर बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां उस वक्त आती है ब्रिटिश से, तो ये इतना नहीं कमा पाते। उनको ज्यादा फायदा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये व्यापार के माध्यम से ज्यादा कमा सकते हैं। चित्र में मैंने दिखा दिया कि 28वीं सदी से भारत में आने वाले जो रास्ते हैं, हमने दिखाया किस प्रकार भारत में आने के कई तरह के रास्ते हैं। स्थल मार्ग से भी है, कुछ स्थल समुद्र मार्ग से भी है, कुछ खाड़ी होके आ रहे हैं कुछ लोग, इस प्रकार वे आते हैं। और वाणिज्यिक जो है उसका अर्थ समझिए, एक ऐसा वाणिज्यिक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। मतलब मुनाफाखोरी जो है, मुनाफा कमाने का एक हम लोग बिजनेस अभी भी करते हैं कि बिजनेस क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं या जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट लगता है उस कॉस्ट को निकाले, उसका चार्ज, बिजली का चार्ज, सेटअप का चार्ज, परिवहन का चार्ज, सब लगाने के बाद, लागत कॉस्ट लगाने के बाद हम उसको जब प्रिंट करते हैं तो एक ऐसा हम राशि तय करते हैं जिससे क्या हुआ, हमारा जो सारे लागत जो कॉस्ट है वो भी निकल जाए, फैक्टर कॉस्ट भी तो निकले ही निकले, और कुछ मुनाफा हो। क्योंकि हम अगर मुनाफा नहीं कमाएंगे तो फिर हम अपने लेबर्स को क्या देंगे, काम करने वालों को क्या देंगे। तो इस प्रकार जो व्यापार जो है, वाणिज्य जो है, उसका मुख्य जो ध्येय होता है वो होता है मुनाफा, अधिकाधिक मुनाफा कमाना। तो ब्रिटिश कंपनी का यहाँ भी ध्येय आप रखिएगा, अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन से पूरब की तरफ यात्रा का सनद प्राप्त कर रहे हैं करारनामा के साथ, ब्रिटिश यहाँ एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मतलब कहने का अर्थ है कि पुर्तगाली जो है, पुर्तगीज जो है, पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। बार बार पूछा जाता है कि प्रथम भारत का जो पता लगाया 1499 किसने, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा को, आपको याद है वास्को द गामा है लिखा हुआ, वास्को डी गामा जो भी समझिए, डी को द लिखा जाता है इसमें हिंदी में।
17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की डेनिश लोग जो है संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। कहने का अर्थ है कि क्रम जो है आपको बताऊंगा मैं बाद में, व्यापारी कंपनी का क्रम से एक वीडियो भी मुझे बनाना है, उस वक्त आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या कारण था जो ये लोग बार बार पूरब के व्यापार में रुचि ले रहे हैं। इसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। तब तक आप इतना मान के चलिए कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही, अन्यत्र और भी जो यूरोपीय देश है वो भी कहीं ना कहीं व्यापार के लिए पूरब की तरफ देख रहे हैं। पूरब की तरफ वो पहले इनसे आ चुके हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी, क्योंकि हाथ से बनाए जाते थे और बहुत ही सुंदर होते थे, बहुत ही ज्यादा मुलायम और बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते थे। जो वहाँ जो है उस संपन्न लोग होते थे जो चीन गुड्स का प्रयोग करना चाहते थे, उन्होंने उनके बाजार में भारत की वस्तुओं का डिमांड ज्यादा था। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी, क्योंकि यूरोपीय लोग जो खाना मांस बनाते थे तो मांस में इन चीज़ों का प्रयोग होता था और स्वाद में इनको अच्छा लगता था, तो इन्होंने इसकी मांग वहाँ पर यूरोप में बहुत ज़्यादा थी भारतीय मसालों की। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब क्यों? क्योंकि यूरोपीय कंपनी जो है वो कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा करने लगे भारतीय बाजारों में, तो वहाँ पर क्या होगा, कीमत बढ़ने लगेगी और मुनाफा गिरने लगेगा। चूँकि यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि मोनोपोली जब तक है तब तक क्या होगा कि आप एक दाम दिए, आप लेके चले गए। लेकिन यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं और सभी न कहीं सभी चाह रहे हैं कि भारतीय बाजार को अपने अधीन कर ले और भारतीय बाजार से ज़्यादा कमाए। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे बढ़ने वाली है। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। कहने का अर्थ है कि एक प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट को अगर हम 10 कंपनी वाले आके इसी प्रोडक्ट को उत्पादन कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मोनोपोली जो है, जनता के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगा। खरीदने वाले के जो खरीदार है, परचेजर्स हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास चूज करने का ऑप्शन आएगा, चुनने का कि अगर ये 10 रुपये में दे रहे हैं, ये 12 में, ये 8 में, ये 7 में, या जो भी 10 है, तो वो क्या करेंगे, बार्गेनिंग क्षमता इनमें आ जाएगी। पब्लिक में जो क्रय करते हैं तो वहाँ पर कस्टमर जो है वो जो सबसे सस्ता जो देंगे उनका माल ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होने के साथ अभी देखिए, जो पहले क्या होता था कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेटा जो है बहुत ज़्यादा महंगा हमें मिलता था। हम क्या करते थे, 1 GB के लिए बहुत ज़्यादा पे करते थे। लेकिन जिस प्रकार बहुत सारी कंपनियां जब डेटा के लिए, खासकर जियो ने जब अपना योगदान शुरू किया, जियो जब आया मार्केट में, तो उन्होंने जो फ्री का जो ये लगा दिया, चक्र लगा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि डेटा कंपनी और जो प्रतिस्पर्धी थे उनको क्या करना, मजबूरन उन्होंने क्या किया, डेटा का चार्ज कम किया और तभी वो मार्केट में सस्टेन कर पाए। नहीं तो उनका आप ये देखते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। यही बात यहाँ पर आप मान के चले। और ये आप जानते हैं, आप मार्केट जाते हैं तो जरूर आप कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करते हैं, जो आप सस्ता मिले वही सामान मिले तो जरूर लेते हैं। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे जब बढ़ने से किसी भी तरह रोकती थी। कहने का अर्थ है कि कारण है कि वो चाहती थी कि इनका जो मार्केट में, भारतीय मार्केट में सिर्फ हम ही रहें, और उसके लिए वो तरह तरह के तिकरमबाजी अपना रही थी। संघर्ष का कारण भी यही बना था, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ हम यहाँ व्यापार करें, ये लोग चले जाए। इस क्रम में देखिए कि जो व्यापारिक लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लड़ाई की, व्यक्तिगत कंपनी की लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापार चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था कि माल न लूट लिया जाए। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति, यहाँ ध्यान रखना है, व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कैसे हुआ। देखिए, अब बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ 5 कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, ये फ्रेंच कंपनी है, डेनिश कंपनी है, डच कंपनी है, ठीक है, पुर्तगीज कंपनी है। और ये जो क्षेत्र मान के चलते हैं कि इसमें किसी भी मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र है, तो बंगाल के जो यहाँ पर जो शासक होंगे, बंगाल के जो मान लीजिए अलीवर्दी खान की बात करते हैं, कोई भी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सब तो इनसे जुड़ेंगे, जरूर बोलेंगे आपके क्षेत्र में मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जिनके जो है इनको ज़्यादा लाभ दे पाएंगे या पहले जिनके यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हम जो है आपके क्षेत्र में व्यापार करेंगे तो जो मुनाफा होगा उसका इतना परसेंट, मान लीजिए 10% आपको देंगे। ये गया, ये बोला कि हम आपको 11% देंगे, ये बोला कि हम आपको 12% देंगे, और ये बाद में लास्ट में गया बोला 15% देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा प्रभावशाली गुटबंदी कर करके ये जो है भड़काता है अपने क्षेत्रीय शासकों को। भड़काने के बाद वो बताते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर हमारी जो है
हम आपके राज्य का समर्थन भी करेंगे, राज्य का काम भी करेंगे। और ये क्या करते हैं, प्रेजेंट पे यहाँ रखते हैं और शासक को अपने अधीन करके और यहाँ पर सामग्री बेचते हैं। और ये जो है इनके प्रति वैमनस्य पैदा करते हैं, शासक के प्रति, इन कंपनियों के प्रति। और कहीं ना कहीं इस प्रकार ये गुटबंदियां जो है व्यापारिक कंपनियों के बीच व्यक्तिगत झगड़ा का कारण बन पाता है। तो ये आप समझ, इसको आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। इसको आज हम क्या करते हैं, आज हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ गोडाउन जो है वही वहाँ पर वेयर हाउस था, या तो बनाया जाता था या बनी बनी सामान रखी जाती थी। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया ताकि वो सुरक्षा भी कर सके और काम ज़्यादा कर सके, एक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो और प्रतिस्पर्धा को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, ज़्यादा प्रतिस्पर्धी अपनी कंपनी को बना सके। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहता है, जो अभी राजधानी है पश्चिम बंगाल की। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब फरमान एक शाही आदेश होता है जिसमें मुगल बादशाह ने को यह कहा जाता था कि आप आपके क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं बिना कोई शुल्क चुकाए। और तो इसमें क्या होता था, अगर बादशाह खुश हो गया उनके एक्टिविटी से या कुछ हिदायत देकर वो व्यापार करने का सनद दे देते थे, फरमान जारी कर देते थे। इनसे इनको क्या होता था, बचत इनको ज़्यादा होता था, ठीक है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी जो है व्यापार करे उसको तो व्यापारिक अधिकार है और फ्री में वहाँ पर शुल्क मुक्त व्यापार करेंगे। लेकिन इसी में कंपनी के अधिकारी थे वो भी अपना निजी व्यापार करते थे, निजी लाभ कमाते थे, तो उनको इससे हिदायत नहीं थी, उनको शुल्क देना पड़ता था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। कहने का अर्थ है कि एक तो कंपनी को मैंने सनद दे दिया, फरमान जारी कर दिया कि आप मुक्त व्यापार करो, और दूसरा उसमें जो निजी अधिकारी थे वो अपने स्वैच्छिक व्यापार को भी उसी में शामिल करके टैक्स नहीं देने लगे। तो बंगाल में आखिर जब तक राजस्व नहीं होगा तो वो शासक अपना खर्च कैसे चलाएंगे। तो इसलिए बाद में क्या किया, उन्होंने उसका विरोध किया। ये देखिए एक फिगर है यहाँ पेंटिंग, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867 में चित्र है। यहाँ मद्रास पोर्ट का एक चित्रण किया गया है। ये देखिए यहाँ गोडाउन या वेयर हाउस जो भी बोलेंगे इसको बनाया गया है और ये समुद्र के किनारे जहाज लंगर डाल रहे हैं। यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ पर लेबर जो है इसको ढो के यहाँ पर जमा कर रहा है। तो एक फिगर ये बताया गया है। तो यार एनसीईआरटी में ये खूबी है कि फिगर के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का शासन अब आ गया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे। व्यापारों से युद्ध तक। अब देखिए जो व्यापार करने तो आए थे, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ युद्ध की शुरुआत क्यों होती है, क्यों आपसी कलह और संघर्ष का एक दौर आता है, इसकी चर्चा इसमें होने वाली है। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कब हुआ था, याद रखिएगा 1707 ईस्वी में। बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकती भी की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के नवाब थे, कि उनका जो पुत्र है या नाती अलीवर्दी खान, जो नाती है उनका भतीजा वो अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। रियायतें देने से मतलब बोले कोई आपको रियायत नहीं दूंगा। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढाने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कहने का अर्थ है कि ये भी आप देखिए कि यहाँ पर एक चक्र भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यही चक्र चल रहा है। तो एक है कि कंपनी जो है व्यापार करती थी, उसके बदले यहाँ पर राज्य को ज़्यादा मुनाफा नहीं है। तो ये जो पहले जो बंगाल के मुर्शिद कुली खान के बाद जो उनके वंशज अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, इन्होंने विरोध किया कि इससे क्या हो रहा है कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, किलाबंदी बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी शक्ति कम होती जा रही थी। तो ये बार बार कहते थे कि निजी जो व्यक्तिगत अधिकार, जो आपका निजी व्यापार कर रहे हैं उसका भी टैक्स दीजिए, इसका भी टैक्स दीजिए। बाद में क्या हुआ कि यहाँ के जो अधिकारी थे कंपनी के, उन्होंने उनको आपत्तिजनक चिट्ठी लिखी और बोला कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का कहना क्या था, कंपनी अपना तर्क देता है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है।
व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में। कहने का अर्थ है कि कंपनी बोल रहा था कि आप स्थानीय जो व्यापार है, जो लोकल व्यापार है, भारतीय व्यापारी है, उनको आप यहाँ से हटाए, क्योंकि उसके कारण हमारा व्यापार जो है वो प्रतिस्पर्धा के कारण कमजोर हो रहा है। तो कंपनी बार बार बोल रही थी कि स्थानीय व्यापारियों को कंट्रोल कर उनसे ज्यादा उन पर भी टैक्स लगाए, उनको चुंगी मुक्त न करे। तो यहाँ पर ये टकराव का कारण बनता है। अंततः देखेंगे कि ये टकराव जो है कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध के रूप में परिणत होता है। ठीक है, आगे एक कठपुतली शब्द आने वाला है। कठपुतली के बारे में जानिए। यह खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से, राजस्थान का आप देखते होंगे कठपुतली नृत्य, तो उसमें क्या होता है कि अपने हाथों से धागों के सहारे किसी को नचाते हैं, तो कठपुतली कहलाता है। जो आपके इशारे पर चले, व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे ही मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहलाता है। जो व्यक्ति बोला जाता है कि वो उसका कठपुतली कहने का अर्थ है कि जो जैसा हम चाहेंगे वैसा काम करेंगे, तो उसी को कठपुतली के सेंस में यहाँ व्यवहार किया गया है प्लासी के युद्ध में। अब यहाँ देखिए 1756 में, यहाँ देखिए 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारी की रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। मतलब सुविधा चाहते थे कि ऐसा शासक स्थापित हो या ऐसा राजा वहां पर नवाब बने जो नवाब उनको ज्यादा रियायतें दे सके। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। कहने का अर्थ है कि सिराजुद्दौला के समय ही ये गुटबंदी कर रहे थे और चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला न बने, कोई और शासक बने, कोई और नवाब बने। तो इस वक्त इसको सिराजुद्दौला जब बनता है तो उन्होंने कहा कि आप हमारे राजनीतिक मामलों में अपना टांग अड़ाना बंद कीजिए, किलेबंदी रोकिए, किलेबंदी जो कर रहे हैं रोकिए और बाकायदा राजस्व चुकाइए, जो आपका राजस्व बाकी है वो चुकाइए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कहने का अर्थ है कि जब वो नाम नहीं मान रहा, कंपनी ने नहीं माना इनकी बात, तब क्या किया, आखिरकार नवाब ने वहां पर 30,000 सिपाहियों के साथ उसकी एक फैक्ट्री जो है जो कासिम बाजार में स्थित थी उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिए, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के तत्काल कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। अब देखिए यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्म में आ चुके हैं नवाब। अब उन्होंने कंपनी को शिकस्त देने में लग गए और उन्होंने इस प्रकार की देखिए कार्य पत्ती जो शुरू कर चुके हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेरी की मदद मिल रही थी। अब देखिए क्योंकि कोलकाता में स्थिति थी, जो मद्रास में जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी, उसके अधिकारी जो है उनको खबर मिली कि इस प्रकार कोलकाता में हो गया है, तो वहाँ कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जल सेना, नौसैनिक सेना को भेज दिया कि आप वहां जाके स्थिति संभालिए, मदद कीजिए। इसके बाद क्या होता है देखिए, ये मैं बाद में आपको फिगर दिखाऊंगा। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। कहने का अर्थ है पहले कोशिश की गई युद्ध न हो और सौदेबाजी भी किया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। जब सौदेबाजी नहीं हो पाई तो जब युद्ध संभवाई क्या उसको बोलते हैं, जब युद्ध हो गया कि अब होगा और संभावी हो गए, तब यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हुई। नवाब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापतियों में एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी, क्योंकि मीर जाफर कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी से मिला हुआ था, वहां पर उसने रिश्वत खा ली थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। मतलब प्रलोभन दिया गया कि आप मीर जाफर को कि आप जो है हमारी कंपनी जब जीतेगी तो आपको नवाब बना दिया जाएगा। ये देखिए एक फिगर है, महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, यहाँ आज भी लेनन हॉट स्ट्रीट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेनन हॉट स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह एक ऐसी सभा चित्र का है, लंदन में है। यहाँ पर हो सके ब्रिटिश जो है यहाँ पर चूंकि शासन हो रहा है तो इस कंपनी से संबंधित मामलों को वहाँ जरूर सुनवाई वहाँ पर की जाती थी। ये सिराजुद्दौला का फिगर है, आप देखिए इनका भी एक चित्रण किया गया है। और ऊपर चलते हैं जो मैंने स्किप किया था। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम क्यों पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी, यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूल बहुत ज्यादा है जो बहुत लाल होते हैं, जिसको जंगल की आग कहा जाता है, या लाल और पीले भी कलर में होते हैं। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसको होली पर इस्तेमाल होता था। मैंने बताया लाल भी है पीले भी कलर है, तो पलास की अधिकता थी, इस कारण उसका प्लासी था जिसको इन्होंने प्लासी कर दिया। ठीक है, तो आप जानिए अगर पूछा जाए कहीं तो आप बता सकते हैं कि प्लासी का नाम पहले पलास के फूलों को पड़ा है। अब जी संपन्नता का आश्वासन क्या है देखिए,
इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। इन्होंने चिट्ठी लेकर कुछ सूचना दिया होगा, ये देखिए पढ़ते हैं क्या है। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिससे पर इतना शोर मचाना उचित हो। मतलब अपनी प्रशंसा करना चाहता है। प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने एक लेटर लिखा था और यह बोला था कि हमारे पास इतना क्षमता है विलियम पिट को, और ये कहीं ना कहीं अपने खुशामदी के तौर पर इन्होंने लिखा था। अगर ये हार जाते तो क्या ऐसे पत्र लिख पाते क्या, आप बताइए। ठीक है, तो अब प्लासी के बारे में बात करते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत। क्यों? क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, ये पूछा जाता है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार करना को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत है। मतलब ये मान के चलिए कि व्यापारिक दृष्टिकोण इनका था। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को अपने हाथ में लेने से बच रहे थे। ये चाहते थे कि इनका व्यापारिक क्षेत्र फैले और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाभ ज़्यादा से अधिक मुनाफा कमा सके। तो ये जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि द्वैध शासन की हम बात करेंगे आगे, कि द्वैध शासन को अपनाया। जल्दी ही कंपनी को एहसास मिला कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। जब आपको नवाब बनाया गया तो नवाब का अधिकार प्रजा के प्रति है। प्रजा तो उन्हीं को नवाब मानेगी, उनसे अपना दुखड़ा सुनाएगी। तो इन्होंने क्या किया, कभी कभी मीर जाफर को भी दिक्कतें होती थी, कंपनी की हर बात वो नहीं मान पाते थे और इसके लिए खटकने लगे। अंग्रेजों के आंखों के लिए ये सितारे से अब कांटे हो चुके थे। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। यहाँ देख रहे हैं आप क्रम कि कंपनी चाहती है कि वो कठपुतली शासक में बैठाए, विरोध करने वालों के नहीं। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अभी देखिए एक नया शर्त है, 5 लाख रुपए हर महीने आप दीजिए। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि वह हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो ये क्लाइव सोच रहे हैं कि अब हमें खुद ही शासन करना पड़ेगा। क्योंकि नवाबों के साथ बार बार क्लैश होता है, क्लैश में हमारा समय भी जाता है, हमारी ऊर्जा भी जाती है, इसलिए संसाधन को नष्ट होने से बचाना चाहते थे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, राजस्व की समस्या। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। यही जो है बार बार इनको ये परेशान कर रही थी कि किस प्रकार सोने चांदी को बदले में जो हमको करना पड़ता है उसको किस तरह हम उसका समाधान करें। तो इस समाधान मिल गया जब उनको दीवानी मिल जाती है। इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। जॉन सुलिवन का कथा याद रखिए कि जॉन सुलिवन कहते थे कि टेम्स नदी से जो पूरा पानी निचोड़ के अब बंगाल में चला जाता है। कहने का अर्थ है कि वो बोलते थे, उनका कहना था कि आखिर यहाँ पर क्या कारण है। वो बताते थे कि बार बार हमको यहाँ पर भारतीय सामान जो वहाँ से लेते हैं उसके बदले में हमको क्या करता है, विनिमय के रखने के लिए हमको ब्रिटेन से सोना चांदी देना पड़ता था। तो उस एक्सचेंज को ये समाधान करने के प्रयास में थे और इनका जवाब क्या मिला, जब ये बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और दीवानी अधिकार मिलता है तो उनको वहाँ से इन चीज़ों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत के संसाधन से ही ये सारा काम अपना कंपनी कर सकते हैं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलो और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती है। कहने का कि भारत में ही कमाएंगे और भारतीय पूंजी को ही क्या करेंगे, भारत में अपने विकास के लिए, कंपनी के हित के लिए क्या करेंगे, उसको निवेश करेंगे। यहाँ देखिए एक यहाँ बॉक्स में क्या है, नवाब की शिकायत क्या थी। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा, क्या कहा ये सुनिए। अब जब वे पहली बार हमारे देश में आए तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए।
उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने ना जाने जितनी तोपें तैनात कर दी, कितनी तोपें तैनात कर दी है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने को तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसुट कर रहे हैं। तो लूट खसुट रहे हैं कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं नवाब के मन में ये है, नवाब ये जानते हैं कि कंपनी जो है किस उद्देश्य से आई थी, उनका उद्देश्य जो है भटक चुका है, और यहाँ के लोगों को ही गुलाम बनाकर यहाँ के लोगों से ही ज़्यादा से ज़्यादा गुटबंदी के माध्यम से, इसके माध्यम से कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती है और बगले में शोषण कर रही है। उस वक्त नवाब की ये शिकायत रहती थी, और इस शिकायत के समाधान के रूप में बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सब अंततः क्या हुआ, उस प्रयास का कोई परिणति नहीं मिला और युद्ध करना पड़ा। युद्ध में उनको साम्राज्य खोना पड़ गया। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था, क्योंकि अब तो खुद दीवानी इनको मिल चुका है, तो अपने आप को नवाब ही समझ रहे हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद, यहाँ देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1747 में जब इंग्लैंड से मद्रास मतलब अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 401 100 मतलब देखिए यहाँ पर 4,02 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। तो संदेहास्पद क्यों लगेंगे? क्योंकि वो खुद निजी रूप से संपत्ति इकट्ठा किया था क्लाइव ने। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या करी। हो सकता है बहुत बार वो ग्लानि हुई होगी या उनको परेशान किया जा रहा होता था, जांच चलती थी, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में क्लाइव को अपने किए का भरपाई आत्महत्या के रूप में करना पड़ा। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि ये गवर्नर है तो ज़्यादा पावर तो इनके पास। आज देखेंगे अफसरशाही में, आप देखेंगे कहीं भी सिस्टम में जो ऊंचे पद पर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्न करता है। कारण उसका ये है कि उसके अधीन वाले हैं वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना, उनके साइन के बिना उनका वेतन तक नहीं मिल पाया। यही स्थिति यहाँ पर है कि क्लाइव जो है कहीं ना कहीं गवर्नर के पद पर है, और उनके अधीन जो है काम करने वाले, वो चाह कर भी उनकी बुराई नहीं कर सकते, उनकी चापलूसी करनी पड़ती होती थी। यही कारण था कि वो नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, कम उम्र में कारण है। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे, मतलब वहाँ भी नवाब के तौर पर जाने गए। यह भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोग के रूप में देखते थे। नाटकों कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कहने का अर्थ है कि यहाँ से जो लूट के गए, वहाँ जाने के बाद रिटायर का अधिकारी गए, तो वहाँ पर सुखपूर्ण जीवन के लिए बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाया। उनको वहाँ के लोग जो है नवाब कह के चिढ़ाते थे, कि अपने समाज में तो लोग मजाक उड़ाते ही हैं। अब क्लाइव खुद को कैसा देखता था? संसद की समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। अब देखिए अपना सफाई क्या पेश करते हैं। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक तकातुर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे का गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसी खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस चयन को देखकर खुद हैरान हूँ। कहने का अर्थ है कि अपनी प्रशंसा में कासीदे पढ़ रहा है क्लाइव। उस मनोस्थिति का वर्णन कर रहा है, उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जब प्लासी का युद्ध जब वो जीता था, तो अपनी प्रशंसा में ये कह रहा था कि हम उसने प्रशंसा के बाद भी संयमी हैं, कंपनी के प्रति वफादार है, ये यही कहना चाहता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, बात करेंगे कंपनी का फैलता शासन, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फिर देखते हैं, यदि हम 1757 से 1857, ये 100 साल का जो क्रम है के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो व्यावसायिक चरण है उसमें अधिकाधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। वित्तीय चरण अभी नहीं आया है, तो व्यावसायिक चरण में क्या करते हैं, इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि भारत में शासन करना इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद था कि कितना अधिकाधिक राजस्व
हम इकट्ठा कर पाए और उसका व्यापार में निवेश कर सके, इस उद्देश्य से इनका शुरुआती चरण है वो है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीति के व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी की हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे, मतलब वो प्रशासन में भारतीय लोग इनके खिलाफ कुछ न कर पाए उसका भी वो राज जानने के लिए रेजिडेंट की नियुक्ति करते थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्रता रखने का अधिकार नहीं रहता था। कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश सेना उनकी रक्षा करेगी, उससे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, यही बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसे, मतलब जो वहां पर रखेंगे अपनी सेना, उसका खर्च जो है कंपनी को देना पड़ेगा वहां के स्थानीय शासक को। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798-1805 कार्यकाल है इनका, उस समय अवध के नवाब को 1851 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। मतलब एक बहाना चाहिए, बहाना के तहत क्या करते हैं, कंपनी से कुछ ना कुछ क्षेत्र ये छीन लेते हैं। अब रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी इसके बारे में हम जानेंगे। रेजिडेंट का अर्थ होता है कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चला जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलती मानती है, तो टकराव उत्तरपुट पैदा हो जाती है। कहने का रेजिडेंट जो है किसी तरह से गुप्तचर का काम कर रहा है राजा के लिए, राजा के दरबार में उनके खर्च पे रह के वो चाहता है कि राजा जो है, स्थानीय शासक जो है या नवाब जो है, वो कंपनी के लाभ के लिए काम करे, कंपनी को उनके मुनाफा अधिकाधिक जो कंपनी कमाना चाहती है उसको उद्देश्य को पूरा करने में वो सहमति दे, मौन सहमति नहीं लेकिन दे। टकराव की स्थिति होने पर क्या करता था, कोई ना कोई बहाना लगा के, कोई ना कोई नियम बना के उसको हस्तक्षेप कर लिया था। यहाँ देखिए अपने बेटों ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला, टेलीकॉप्टर द्वारा बनाया गया चित्र है, तैल चित्र है। बताऊंगा जब हम चित्रकला में आएंगे तो हम मॉडर्न भारत के चित्रकला में अंग्रेजों की चित्रकला से आपको परिचय कराएंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादा अधिकार छीने गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चीर परिचित शाही शान शौकत का दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये एक फिगर है जिसमें राजा जो है अपनी हैसियत को दिखाना चाहता है, लेकिन भले ही इनके पास कुछ ना हो, सारा पावर इनके पास है, लेकिन एक तरह से निषेधाज्ञा का अर्थ होता है निर्देश देना, जिसको आप मान सकते हैं आपको मानना। अधीनस्था का दब्बू पर मतलब जो कहा वो आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, आज जो है मैं इसका पार्ट 1 कवर कर रहा हूँ, ये चैप्टर 2 है, चूंकि विस्तृत चैप्टर है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे और उसमें थोड़ा आपको समझा के और बताएंगे। तो दोस्तों अभी का जो ये जो एपिसोड है जो हम चला रहे हैं एनसीईआरटी, इसमें हम एनसीईआरटी को पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें देखिए प्लासी के युद्ध के बारे में इसमें चर्चा की गई, लेकिन बक्सर के युद्ध के बारे में आपको नहीं बताया गया, क्योंकि एनसीईआरटी में बक्सर का युद्ध एक अलग टॉपिक ही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर नहीं होगा तो जब हम जाएंगे स्पेशल टॉपिक में, स्पेसिफिक टॉपिक में जाएंगे तो आपको प्लासी के युद्ध की कहानी, पृष्ठभूमि, उनके जो रिलेशन में जो है सुजाउद्दौला के जो यहाँ पर मनमुटाव होता है, घसीटी बेगम की चर्चा, उनके भाई की चर्चा, अंग्रेजों द्वारा उसको बहकावे जाना, इस सभी चीज़ों की बात वहाँ पर हम करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो वो हम विस्तृत अध्ययन के शेड्यूल में रखेंगे स्पेसिफिक कोर्स में। अभी इस एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है, आप दिमाग में लेके चलिए कि ज्ञान जो है अभी बस इतना ही सरल ज्ञान रखिए, सामान्य जानकारी रखिए, बाद में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अभी आपको बेसिक क्लियर करना है दोस्तों। तो अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मेल करके पूछिएगा। किसी भी तरह आपको कोई भी मन में अगर शंका हो या कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती हो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी हो तो मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना आप। और इतना ही नहीं, अब एक बार और बताता हूँ कि घर पर बैठ के कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का आप लाभ उठाइए, लॉकडाउन का लाभ उठाइए। दोस्तों अभी भी जिन्होंने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल का इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आप बहुत सारे के मनोरंजन के साधन के रूप में अपने विभिन्न प्रकार के फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं,
ट्विटर यूज करते हैं, आप बहुत सारे जो है टेलीग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, तो आप लिंक जो है, लिंक इसमें है, लिंक के माध्यम से आप उनको जरूर बताइए और क्लास के बारे में बताइए, ताकि अगर वो भी बैठे हुए हैं या कुछ ऐसी उनकी इच्छा है, वो जिज्ञासु है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी तक उनको नहीं प्राप्त हो पाया, तो आपके माध्यम से कहीं उनका कल्याण हो जाए, आपके माध्यम से उनसे जुड़ पाएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो इस काम को जरूर कीजिए, अभी जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में इसकी आगे की चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और भी इसमें कॉन्सेप्ट जो भी दिखते हैं वो उसको मैं क्लियर करते चला जाऊं दोस्तों। तो आज का एक कार्यक्रम मैं यही स्थगित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।